वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन नंबर 9। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी एंड आपके जो मेंस एग्जाम होते हैं यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है वो सेक्शन 9 जरूर एविडेंस एक्ट में प्रिपेयर करके जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है। अब हमने जो सेक्शन 9 है बेयर एक्ट का उसे 5 पॉइंट्स में क्या करा है, ब्रेक डाउन करा है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फैक्ट विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि जो फैक्ट क्या है, नेसेसरी है किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट एंड इशू को और रेलिवेंट फैक्ट को, वो फैक्ट क्या कहलाए जाएंगे, रेलिवेंट कहलाए जाएंगे। किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो फैक्ट क्या है, नेसेसरी है फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो फैक्ट क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। सेकंड, fact which support or rebut an inference suggested by a fact and issue और relevant fact, यानी कि कोई भी फैक्ट एंड इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है, कोई भी इन्फ्रेंस ड्रॉन कर रहा है, कोई फैक्ट उस इन्फ्रेंस को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है या उस इन्फ्रेंस को रिबर्ट कर रहा है, तो वो फैक्ट क्या कहलाया जाएगा, रेलिवेंट कहलाया जाएगा। कम टू द थर्ड पॉइंट, फैक्ट विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन whose identity is relevant, यानी कि किसी भी थिंग की, किसी भी पर्सन की अगर आइडेंटिटी रेलिवेंट है और कोई फैक्ट है वो उसे एस्टैब्लिश कर रहा है, यानी कि आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर रहा है किसी भी थिंग की, किसी भी पर्सन की, तो वो फैक्ट भी क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 9। अब ये मैं बार बार रेलिवेंट रेलिवेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम सभी को पता है सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 तक सारे ही सेक्शन किसके बारे में बात करते हैं, रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्लियर? यानी कि कौन कौन सा फैक्ट रेलिवेंट होगा वो किस सेक्शन से किस सेक्शन तक कवर है, सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 एविडेंस एक्ट 1872 में कवर है। कम टू द फोर्थ पॉइंट, ये जो मैं सारे आपको पॉइंट्स बता रहा हूं अब वन बाय वन एक्सप्लेन भी करूंगा मैं आपको। क्लियर? अभी मैं आपको यहां क्या कर रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, फैमिलियर करवा रहा हूं सेक्शन नंबर 9 से एविडेंस एक्ट के। फोर्थ पॉइंट, fact which fix the time or place at which any fact and issue or relevant fact happened, यानी कि किस जगह पे relevant fact या fact and issue happen हुआ था, यानी कि किस जगह पे कोई भी ऐसा fact है जो time के बारे में बात बता रहा हो या place के बारे में बता रहा हो, fact and issue के या relevant fact के, तो वो fact भी क्या हो जाएगा, अंडर सेक्शन 9 relevant हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, fact which show the relation of the parties by whom any such fact was transacted are relevant in so far as they are necessary for that purpose। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, कोई भी फैक्ट है जो किस चीज को शो कर रहा हो, रिलेशन ऑफ द पार्टीज को शो कर रहा हो, तो वो फैक्ट भी क्या हो जाएगा, अंडर सेक्शन 9 रेलिवेंट हो जाएगा। अब वन बाय वन सारे पॉइंट डीपली डिस्कस करते हैं विद इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। पॉइंट नंबर 1, फैक्ट विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि जो भी फैक्ट क्या है, नेसेसरी है किस चीज के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसे, फैक्ट एंड इशू को या रेलिवेंट फैक्ट को, वो फैक्ट क्या है, बिल्कुल सही, रेलिवेंट है। किस सेक्शन के अंदर, अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एविडेंस एक्ट। अब एक्सप्लेनेटरी फैक्ट क्या होते हैं, देखिए हेडिंग से समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेनेटरी फैक्ट, एक्सप्लेन कर रहे हो कोई ऐसे फैक्ट, तो वो क्या होंगे, एक्सप्लेनेटरी फैक्ट होंगे। जो फैक्ट किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते होंगे वो फैक्ट क्या होंगे, एक्सप्लेनेटरी फैक्ट होंगे। इंट्रोडक्टरी फैक्ट कौन से होंगे, जो किसी भी चीज को क्या कर रहे होंगे, इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे। क्लियर? अब हेडिंग से हमें समझ आ गया, देखते हैं पॉइंट वाइज। देयर आर सम एविडेंस व्हिच इफ कंसीडर्ड सेपरेटली एंड अलोन फ्रॉम द अदर एविडेंस वुड नॉट अमाउंट टू एनीथिंग। अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं, अगर उन्हें हम सेपरेटली या अलोन यानी कि केवल उन्हीं एविडेंस को देखते हैं विदाउट अदर, तो वो एविडेंस क्या होंगे, कुछ भी नहीं कहलाएंगे, कोई भी वैल्यू नहीं होगी उनकी, उनसे कुछ भी इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं हो सकेगा। कुछ हमारे ऐसे एविडेंस होते हैं जिन्हें हम केवल खुद अलोन सेपरेटली कंसीडर करते हैं, तो वो कुछ भी नहीं रिजल्ट देते। बट इफ टेकन इनटू कंसिडरेशन विद सम अदर फैक्ट, बट अगर हम उन फैक्ट्स को अदर फैक्ट के साथ कंसीडर करते हैं, proved in the case it explain and illustrates them and such facts are relevant, तो वो फैक्ट अगर हम उन फैक्ट को यानी कि एक्सप्लेनेटरी फैक्ट को अदर फैक्ट के साथ कंसीडर करते हैं, तो वो फैक्ट क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस ऑफ एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स आर नॉट रेलिवेंट, अगर हम बात करते हैं सिर्फ हम एक्सप्लेनेटरी फैक्ट को ही कंसीडर करते हैं, सेपरेटली अलोन उन्हें ही कंसीडर करते हैं, तो उनके एविडेंसेस
क्या होंगे, रेलिवेंट नहीं होंगे। अगर हम क्या कर रहे हैं, उन्हें केवल उन्हें ही कंसीडर कर रहे हैं, इफ दे आर कंसीडर सेपरेटली। क्लियर? अगर हम उन्हें अदर फैक्ट के साथ क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेलिवेंट हो जाएंगे वो सारे फैक्ट्स। किस सेक्शन के अंडर, अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एविडेंस एक्ट। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्टरी फैक्ट। अब इंट्रोडक्टरी फैक्ट क्या होते हैं? अ जज नीड सम इंट्रोडक्टरी मैटर इन ऑर्डर टू नो द सर्कमस्टांसेस। अब जज साहब को भी क्या होती है, जरूरत होती है इंट्रोडक्टरी मैटर की। इंट्रोडक्टरी मैटर क्या, भाई इस केस की क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, उन्हें जानने के लिए भी उन्हें क्या होता है, इंट्रोडक्टरी मैटर की क्या होती है, जरूरत होती है। कैसे? एग्जांपल से और अच्छा समझ आएगा, पहले रीड आउट करते हैं। इंट्रोडक्टरी फैक्ट आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन सप्लाइंग द मिसिंग लिंक। इंट्रोडक्टरी फैक्ट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं? इन सप्लाइंग द मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक को सप्लाई करने में, यानी कि कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई लिंक मिस हो रखा है, उस लिंक को फिल करने के लिए हमारे इंट्रोडक्टरी फैक्ट क्या है, हेल्प करते हैं, प्रोवाइड। एग्जांपल, ए बी और बीच में है घर। अब ए क्या है, ये जो घर है वो किसका है, ए का है। अब ए का मर्डर हुआ है रात के 12 बजे। ए का मर्डर हुआ है रात के 12 बजे। बी ए के घर में पाया गया जब वहां पे पुलिस आई। क्लियर? अब यहां से आप क्या समझ पा रहे हैं, भाई ए और बी दोनों नेबर हैं। क्लियर? अब ए के घर में ए का मर्डर कर दिया गया है। क्लियर? पुलिस वहां पे आई और वहां पे कौन प्रेजेंट पाया गया, बी प्रेजेंट पाया गया। तो हमें क्या लगेगा कि जो मर्डर करा है ए का, वो किसने करा है, बी ने करा है। अब बी क्या कहता है, बी कहता है कि हाँ जी जज साहब, मैं वहां पे प्रेजेंट था, मैं मानता हूं जब पुलिस आई मैं वहां पे प्रेजेंट था, बट रात के 11 बजे बचाओ 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 बहुत देर से आवाज आने लगी। क्लियर? और बहुत ज्यादा टूटने फूटने की, कंच फूटने की, और आप ये कह लीजिए रोड की आवाज आने लगी, बहुत चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी ए के घर से। तो मैं ए के घर पे गया, मैंने बहुत देर तक बेल बजाई, उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, गेट नहीं खुला। तब मैं ए की मदद करने के लिए गेट तोड़ा और वहां पे मैंने देखा ए मर चुका था। उसी दौरान तुरंत कौन आ गई, पुलिस आ गई और वहां पे मैं प्रेजेंट पाया गया। तो ये फैक्ट क्या है, इंट्रोडक्टरी फैक्ट है, एक्सप्लेनेटरी फैक्ट है। यहां बी क्या कर रहा है, बी बता रहा है, जज को बता रहा है कि हाँ मैं प्रेजेंट तो था, बट सिचुएशन क्या है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड पॉइंट, fact which support or rebut an inference suggested by a fact, an issue or relevant fact. सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कोई भी फैक्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है या रिबट कर रहा है इन्फ्रेंस को, जो किसके द्वारा सजेस्टेड है, सजेस्टेड बाय फैक्ट, एन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो वो फैक्ट क्या हो जाएंगे, अंडर सेक्शन 9 रेलिवेंट हो जाएंगे। इफ अ फैक्ट, एन इशू और रेलिवेंट फैक्ट सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस, then all those fact which support or rebut such inference would be relevant. अगर हम कहते हैं फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट कुछ क्या कर रहा है, इन्फ्रेंस ड्रॉन कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है किसी भी इन्फ्रेंस को, जो सारे फैक्ट उस इन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं या रिबट कर रहे हैं, कौन से इन्फ्रेंस की बात हो रही है, जो किसके द्वारा सजेस्ट है, सजेस्टेड बाय, बिल्कुल सही, फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो वो सारे फैक्ट क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, if shortly after the crime A absconds, then this act will be relevant under section 8 as conduct. अगर हम बात करते हैं क्राइम के बाद A भाग गया, तो ये एक्ट पहली बात तो रेलिवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 8 कंडक्ट की वजह से। क्लियर? नाउ एनी फैक्ट व्हिच आइदर सपोर्ट्स और रिबट्स दिस कंडक्ट विल बी रेलिवेंट। और जो भी फैक्ट इस कंडक्ट को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, रिबट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, फैक्ट रेलिवेंट हो जाएंगे। दिस फैक्ट विल बी रेलिवेंट एज सपोर्टिंग द इन्फ्रेंस दैट ही इज गिल्टी। इफ ही इज एबल टू शो दैट ही लेफ्ट home because of some urgent work, then also the fact will be relevant as rebuttal of his guilt. अगर हम बात करते हैं कोई भी क्राइम हुआ, अब आप समझने से एग्जांपल से बहुत अच्छे एग्जांपल समझाऊंगा। ए बी सी, अब 3 नेबर हैं ए बी सी। ए का मर्डर हुआ रात के 12 बजे। क्लियर? और नेक्स्ट डे बी वहां से भाग गया। अब क्या इन्फ्रेंस ड्रॉन हो रहा है, भाई रात में 12 बजे ए का मर्डर हुआ और बी भाग गया, तो लगेगा ऐसा ही, ऐसा इन्फ्रेंस ड्रॉ होगा कि जो ए का मर्डर है वो किसने करा होगा, बी ने करा होगा। क्लियर? तो यहां से हम अगर हम बात करते हैं तो क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ हो रहा है, सपोर्टिंग फैक्ट, कि भाई रात में बी का मर्डर हुआ है, सॉरी रात में ए का मर्डर हुआ और बी भाग गया उसी रात में। क्यों भाग गया सडन, उसका कोई अता पता नहीं है, बहुत दिन से बी को फोन लगाया जा रहा है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो ये सारे फैक्ट्स क्या होंगे,
ये सपोर्ट कर रहे हैं इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय कि जो ए का मर्डर है वो किसने करा होगा, बी नहीं करा होगा। क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर बी ये प्रूफ कर दे कि मेरी फादर की डेथ हो गई थी या मेरी वाइफ जो गांव में रहती है वो बहुत ज्यादा बीमार थी इसलिए मुझे जाना पड़ा, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था इसलिए ही रात के 1 बजे मुझे निकलना पड़ा, और मेरा फोन खराब हो चुका था, पानी में गिर चुका था, इसलिए मेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो ये सारे फैक्ट्स क्या होंगे, ये रिबर्टल फैक्ट्स होंगे जो रिबर्ट करेंगे इन्फ्रेंस को। क्लियर। आप समझ पा रहे, कनेक्ट कर पा रहे हैं। यानी कि अगर हम इस एग्जांपल को भी देखते हैं कि क्राइम के बाद ए भाग गया तो वहां से हमें क्या लग रहा है कि ए ने ही क्राइम करा होगा, बट अगर ए प्रूफ कर दे कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्क से गया था तो ये क्या हो जाएंगे, रिबर्टल फैक्ट हो जाएंगे, और ये फैक्ट दोनों किसमें हमारे रेलिवेंट होंगे, अंडर सेक्शन 9। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि जो सेक्शन 8 लिखा था वो कंडक्ट के बारे में बात कर रहा था। क्लियर, वहां पे कोई एरर नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फैक्ट विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट। अगर हम बात करते हैं कोई भी फैक्ट स्टैब्लिश कर रहा है आइडेंटिटी किस चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी भी पर्सन की, वो आइडेंटिटी अगर रेलिवेंट है हमारे केस में तो वो फैक्ट भी क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 9। अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की तो दो तरीके की आइडेंटिफिकेशन होती है इन केस ऑफ पर्सन, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन या सर्कमस्टांशियल आइडेंटिफिकेशन। डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, वेयर द विटनेस नोज द अक्यूज्ड, जहां पे जो विटनेस होता है वो अक्यूज्ड को पहले से जानता है। सर्कमस्टांशियल आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, वेयर द विटनेस डज नॉट नो द अक्यूज्ड, जहां पे जो विटनेस होता है वो पहले से अक्यूज्ड को नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल, ए है, बी है, सी है। हमारे एग्जाम्पल में ए है, बी है, सी है। ए का मर्डर हो गया, किसने कराया मर्डर, बी ने मर्डर कराया। सी कौन है, सी विटनेस है। क्लियर। अब ए बी सी तीनों दोस्त थे, ए का मर्डर बी ने करा और सी ने बी को ए का मर्डर करते हुए देखा, तो सी कौन हो गया, हमारा विटनेस हो गया। डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन का दिया, कैसे, क्योंकि सी पहले से जानता है बी को, यानी कि अक्यूज्ड जिसने क्या करा है, क्राइम कमिट करा है, उस पर्सन को विटनेस पहले से जानता है। सर्कमस्टांशियल आइडेंटिफिकेशन, सर्कमस्टांशियल आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, जहां पे विटनेस किसे नहीं जानता, अक्यूज को नहीं जानता। मैं रास्ते से जा रहा था, कोई एक व्यक्ति था, उसे मैंने किसी और व्यक्ति को मारते हुए देखा, मतलब कोई भी मेरा एक फ्रेंड मान लीजिए, उसका मर्डर करा किसी भी एक अन्य व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को मैं पहले से नहीं जानता था। क्लियर। तो वो क्या हो गया, सर्कमस्टांशियल आइडेंटिफिकेशन। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, TIP। अब TIP क्या होता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ऑफ द अक्यूज्ड इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 54 कैपिटल A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अगर हम बात करते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यानी कि TIP, तो TIP कहां पे प्रोवाइडेड है, सेक्शन 54 कैपिटल A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि सेक्शन 54 कैपिटल A CRPC किसके बारे में बात करता है, TIP के बारे में बात करता है, which was added by amendment of 2005। और ये कब एडिड करा गया है, नहीं कब ये ऐड हुआ है सेक्शन हमारे CRPC में, अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है 2005 में। This provision enables the police officer in charge of the police station to seek the court's permission to direct the person arrested for committing an offense, come to the next slide, to subject himself to identification by any person or person in such a manner as the court thinks fit। अगर हम बात करते हैं TIP की यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में, सेक्शन 54 कैपिटल A क्या करता है, जो पुलिस ऑफिसर है उसे क्या करता है, ये प्रोविजन जो हमारा सेक्शन 54 कैपिटल A है CRPC का, वो अनेबल करता है किसे, पुलिस ऑफिसर को, वो क्या करे, कंडक्ट करे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है, देखिए जैसा भी हमने एग्जांपल देखा था, कौन सा एग्जांपल, कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारा, जैसे एक कोई मेरा एक फ्रेंड है A, अब उसे कोई एक B व्यक्ति या C व्यक्ति क्या कर दिया, उसने उसका मर्डर कर दिया, मैंने उसे देखा है कि मेरे फ्रेंड को किस व्यक्ति ने मारा, तो मैं कौन हो गया, विटनेस हो गया। बट मैं जिस व्यक्ति ने मारा है मेरे फ्रेंड को, मैं उसे नहीं जानता। अब जब मैं उसे क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, तो वो क्या होता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। पुलिस ऑफिसर क्या करता है, पुलिस ऑफिसर जैसे जो हमारा पर्सन है जिसने क्राइम कमिट करा है, उस पर्सन के जैसे बॉडी स्ट्रक्चर जैसे, उसके कॉम्प्लेक्शन जैसे कम से कम 5-7 लोग क्या करता है, उनके साथ मर्ज कर देता है और मुझसे पूछता है कि आपके फ्रेंड को किसने मारा। तो विटनेस क्या करता है, उस ग्रुप में से आइडेंटिफाई करता है उस व्यक्ति को, यानी कि जिस व्यक्ति ने मर्डर
किया था। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं? द एविडेंस ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज टेकन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एविडेंस एक्ट। अगर हम बात करते हैं जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है उसका एविडेंस किस सेक्शन में लिया जाता है? सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब इस टेस्ट की यानी कि टीआईपी की नीड क्यों थी, क्या जरूरत थी इसकी? सच टेस्ट इज कंडक्टेड टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द विटनेस एंड हिज कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई द अननोन पर्सन। क्या जरूरत थी इसकी? इस टेस्ट की इसलिए जरूरत थी कि जो विटनेस की वेरासिटी को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, और उसकी कैपेसिटी को चेक करने के लिए कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है अननोन पर्सन में से किसे, उस अक्यूज्ड को। क्लियर? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज प्राइमरली मेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस। अगर हम बात करते हैं टीआईपी की, तो इसे बनाया किस लिए गया था? इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए क्या करा गया था, बनाया गया था। आइडेंटिफिकेशन परेड टेस्ट द मेमोरी ऑफ द विटनेसेस। अगर हम बात करते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में, तो वो क्या है? मेमोरी ऑफ द विटनेस, कि विटनेस कितनी, विटनेस की क्या मेमोरी है, वो अक्यूज को आइडेंटिफाई कर पा रहा है उस ग्रुप में से या नहीं। पर्पस क्या था? इन हरनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी AIR 1970 SC 1619 सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट टीआईपी सर्व टू पर्पसेस। टीआईपी यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या करता है? दो पर्पस को सर्व करता है। कौन कौन से पर्पस है? पर्पस नंबर 1, टू सेटिस्फाइड द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। इन्वेस्टिगेटिंग जो अथॉरिटीज होती है उन्हें सेटिस्फाइड करता है दैट सर्टेन पर्सन नॉट प्रीवियसली नोन टू विटनेस वाज इन्वॉल्व इन द ऑफेंस। यानी कि जो पर्सन इन्वॉल्व है ऑफेंस में, उसे विटनेस पहले से नहीं जानता था। पर्पस नंबर 1 क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को सेटिस्फाइड करना। किस चीज के लिए सेटिस्फाइड करना? कि जो हमारा विटनेस है वो पहले से उस पर्सन को, जिसने पर्सन ने क्या करा है, क्राइम कमिट करा है, जो इन्वॉल्व है ऑफेंस में, उसे पहले से नहीं जानता था। क्लियर? टर्न टू द सेकंड पर्पस, to furnish evidence to corroborate the testimony which the witness concerned tenders before the court। अगर हम बात करते हैं जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है, तो उसे पहले कौन कंडक्ट करवाता है? पुलिस ऑफिसर। तो जब पुलिस ऑफिसर के सामने जो विटनेस है वो आइडेंटिफाई कर देता है, तो ये जो एविडेंस है इस चीज का, ये कोरोबेटिंग एविडेंस होता है, यानी कि सपोर्टिंग एविडेंस होता है। सपोर्ट करता है किसकी टेस्टिमनी को? विटनेस की टेस्टिमनी को। जो विटनेस कब देता है टेस्टिमनी? कोर्ट में देता है। क्लियर? यानी कि अगर हम बात करते हैं टीआईपी के एविडेंस की, जो पुलिस ऑफिसर के सामने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करा है, उसका जो एविडेंस है वो एक सपोर्टिंग करता है। किसे सपोर्ट करता है? एक सपोर्टिंग एविडेंस है किसके लिए? विटनेस के लिए, विटनेस की टेस्टिमनी के लिए, जो विटनेस कोर्ट के सामने टेस्टिमनी देता है। क्लियर? इज इट कंपल्सरी टू डू सो? यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या कंपल्सरी है? जनरली द आंसर इज नो। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज नॉट कंपल्सरी। अगर हम बात करते हैं टीआईपी, तो कंपल्सरी नहीं है टीआईपी। If the TIP is not conducted and witnesses identify the accused for the first time before the court, अगर हम कहते हैं कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पुलिस ऑफिसर के द्वारा कंडक्ट ही नहीं करवाया गया, इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर के द्वारा कंडक्ट ही नहीं करवाया गया, तो जो विटनेस है जब आइडेंटिफाई करता है अक्यूज्ड को पहली बार कोर्ट में, तो वो एविडेंस रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन डज नॉट बिकम इनएडमिसिबल। तो जो एविडेंस होगा, यानी कि जब विटनेस कोर्ट में आइडेंटिफाई करेगा अक्यूज्ड को, ये एविडेंस आइडेंटिफिकेशन का इनएडमिसिबल नहीं माना जाएगा एंड कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड on the ground of not being preceded by TIP when the court finds the same to be trustworthy। यहां ये नहीं कहा जाएगा जो एविडेंस होगा उसे डिस्कार्डेड नहीं करा जाएगा कि उसका पहले आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाया गया, यानी कि टीआईपी कंडक्ट नहीं करवाया गया है। कोर्ट विल बी मोर सस्पिशियस। बट इस सिचुएशन पे, यानी कि जहां पे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर ने क्या नहीं करा, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट नहीं करवाया, वहां पे कोर्ट क्या हो जाएगी? सस्पिशियस हो जाएगी। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेफगार्ड्स। अब सेफगार्ड्स क्या होते हैं? सेफगार्ड्स क्या क्या सेफगार्ड्स लेने चाहिए हमारे ड्यूरिंग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड? टू बी कंडक्टेड बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन द अब्सेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इन द अब्सेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर, यानी कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी प्रेजेंट नहीं है, पुलिस ऑफिसर भी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि उनके अब्सेंस में जो टीआईपी है वो कंडक्ट कहां होगी? कंडक्टेड बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्लियर? सेकंड पॉइंट, इट शैल बी कंडक्टेड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द अक्यूज्ड इज अरेस्टेड। यानी कि अक्यूज्ड के अरेस्टेड के बाद जल्द से जल्द
क्या होना चाहिए? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट होना चाहिए। क्लियर? इट शैल बी कंडक्टेड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अक्यूज्ड इज अरेस्टेड। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड एंश्योर दैट आफ्टर द अरेस्ट द अक्यूज्ड डज नॉट अपीयर इन पब्लिक। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो किस चीज को इंश्योर करेगा? शुड एंश्योर दैट आफ्टर द अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट के बाद जो अक्यूज्ड है उसे पब्लिक में अपीयर नहीं करा जाएगा। आपने मूवीज में भी देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा, जो अक्यूज्ड होता है उसके मुंह पर आपने देखा हो काला कपड़ा बांधे रखते हो, यानी कि जो उनका फेस होता है उसे डिस्क्लोज नहीं करते। क्लियर? तो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है वो उस चीज को भी इंश्योर करेगा, जो अक्यूज्ड है वो जो अरेस्ट हुआ है उसे अपीयर नहीं करेंगे पब्लिक में। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर has also to ensure that at the time of identification there should not be any special mark or tag upon the accused. आइडेंटिफिकेशन ऑफिसर जो होगा वो एक और चीज इंश्योर करेगा। क्या इंश्योर करेगा? कि ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो अक्यूज्ड है उस पर कोई भी स्पेशल मार्क नहीं लगाया जाएगा, उस पर कोई भी टैग नहीं लगाया जाएगा कि ये अक्यूज्ड है। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, the accused shall be mixed with the 9 or 10 with other people who should be similar built structure, complexion, etc. जो accused होगा उसे एक ग्रुप के साथ, यानी कि 9-10 के ग्रुप के साथ, या आप ये मान लीजिए 7-8 लोगों के साथ क्या कर दिया जाएगा? मर्ज कर दिया जाएगा, और फिर कहा जाएगा विटनेस से कि आप आइडेंटिफाई करो कि अक्यूज्ड कौन है। और जो पर्सन जिनके साथ मर्ज करा जाएगा उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि जैसा क्या है अक्यूज का स्ट्रक्चर है, यानी कि जैसे मोटा है तो सारे मोटे लोगों के साथ क्या करा जाएगा? मर्ज करा जाएगा। कोई पर्सन क्या है, बहुत स्लिम है, उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है या डल है, ऐसे लोगों के साथ क्या कर दिया जाएगा? मर्ज कर दिया जाएगा। क्लियर? जिससे यहां क्या हो सके? विटनेस की वेरासिटी को हम क्या कर सके? चेक कर सके। सिक्स पॉइंट, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुड ऑल्सो इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द विटनेस। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो किस चीज की भी गारंटी लेता है? सेफ्टी की भी गारंटी लेता है। किसकी? विटनेस की। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ टीआईपी। देखिए स्टूडेंट, अभी तक जो समझाया होपफुली आप सभी को समझ आ रहा हो। इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट में। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, वॉइस से रिलेटेड, कोई मेथड से रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको लॉ कक्षा में, तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दीजिए वीडियोस को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिए। आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। एविडेंशियल वैल्यू ऑफ टीआईपी। अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की एविडेंशियल वैल्यू क्या है? द एविडेंस ऑफ टीआईपी। अगर हम बात करते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में जो एविडेंस, यानी कि पुलिस ऑफिसर जब कंडक्ट करता है टीआईपी, जो एविडेंस होते हैं उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है? इज नॉट सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस बट ओनली हैज अ कोरैबोरेटिंग वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होती है? उस एविडेंस की वैल्यू क्या होती है? कोरैबोरेटिंग वैल्यू होती है। कोरैबोरेटिंग का मतलब क्या होता है? इट्स अ कोरैबोरेटिंग एविडेंस, सपोर्टिंग एविडेंस होता है। जब कोर्ट में विटनेस टेस्टिमनी देता है उस टाइम ये एविडेंस क्या करता है? कोरैबोरेटिंग एविडेंस की तरह उस टेस्टिमनी को क्या करता है? सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। क्लियर? अब ये आपको नहीं समझ आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। ए बी सी। क्लियर? ए का मर्डर किसने करा? बी ने करा। बी को सी जानता नहीं था। सी का क्या हुआ? सी क्या था? विटनेस था। सी ने देखा था बी ने ए को मारा। क्लियर? सी क्या हो गया? विटनेस हो गया। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुआ। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कंडक्ट करा। सी ने आइडेंटिफाई कर दिया ग्रुप में से किसे? बी को, कि हाँ बी ने मर्डर करा था, मैंने इसी व्यक्ति को देखा था ए व्यक्ति को मारते हुए। क्लियर? अब कोर्ट में जाके टेस्टिमनी हुई विटनेस की। क्लियर? यानी कि सी को कोर्ट में बुलाया गया, उसने क्या करी? टेस्टिमनी दी। अब जो सी टेस्टिमनी दे रहा है कोर्ट में, उसकी टेस्टिमनी को सपोर्ट कौन करेगा? टीआईपी का, जो हमारा जैसे टीआईपी में जो भी एविडेंसेस लिए गए थे वो एविडेंस क्या हो जाएंगे? कोरैबोरेटिंग एविडेंस की तरह इसकी टेस्टिमनी को, यानी कि सी की टेस्टिमनी को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। क्लियर? इन हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2007 SC, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द आइडेंटिफिकेशन परेड बिलोंग टू द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में क्या हेल्ड करा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर हम बात करते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में, तो किससे बिलोंग करता है? ये जो टेस्ट है किस स्टेज से बिलोंग करता है? इट बिलोंग टू द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंटिव एविडेंस। ये कोई भी सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता। मतलब यानी कि सी ने कह दिया कि बी ने ए को मारा है,
तो ये एक सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है, इट्स अ कोरोबोरेटिंग एविडेंस, यानी कि सपोर्टिंग एविडेंस। जब सी विटनेस देगा कोर्ट में तो ये एविडेंस क्या करा जाएगा, सपोर्ट करेगा किसकी टेस्टिमनी को, सी की टेस्टिमनी को। इन जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1998 SC, द कोर्ट हेल्ड दैट TIP यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड corroborates द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस। मैं इतनी देर से आपको क्या बता रहा हूं, जो ये आइडेंटिफिकेशन का जो ये एविडेंस है वो क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा किसकी टेस्टिमनी को, विटनेस की टेस्टिमनी को। क्लियर? यानी कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कंडक्ट करा गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा, वहां पे जो सारे एविडेंस होंगे वो क्या होंगे, वो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होंगे, वो सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है। वो क्या एविडेंस है, कोरोबोरेटिंग एविडेंस है, सपोर्टिंग एविडेंस है। वो किस चीज को सपोर्ट करेंगे, टेस्टिमनी को सपोर्ट करेंगे। किसकी टेस्टिमनी को सपोर्ट करेंगे, विटनेस की टेस्टिमनी को सपोर्ट करेंगे। मैं एक और बार बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मैंने किसी भी व्यक्ति को क्या करा, ड्यूरिंग हमारा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करा। यहां पे जो पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो भी सारे एविडेंसेस लिए हैं वो हमारे सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, वो क्या है, कोरोबोरेटिंग एविडेंस है, यानी कि सपोर्टिंग एविडेंस है। वो किस चीज को सपोर्ट करेंगे, जब मैं कोर्ट में जाके एज अ विटनेस क्या दूंगा, टेस्टिमनी दूंगा, तो वहां पे मेरी टेस्टिमनी को सपोर्ट करेंगे कौन से एविडेंस, ये वाले एविडेंस जो हमने ड्यूरिंग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड दी है। तो वो एविडेंस कौन से हो गए, बिल्कुल सही, कोरोबोरेटिंग एविडेंस। क्लियर? प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रोसीजर आपको सभी को पता ही चल चुका होगा जितनी बार मैं आपको बता रहा था। प्रोसीजर, जनरली द अक्यूज्ड इज लाइंड अप विद द अदर पर्सन और डमीज ऑफ सेम फीचर। अगर हम बात करते हैं किसके प्रोसीजर के, किसके प्रोसीजर के बारे में बात करें हम, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर के बारे में, तो अक्यूज्ड को ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ या डमीज के साथ जिनके फीचर्स क्या है, सेम फीचर्स हैं, यानी कि कोई पर्सन अक्यूज क्या है, मोटा है, तो मोटे लोगों के साथ, या वो बहुत पतला है तो पतले लोगों के साथ क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। क्लियर? वो उसका कॉम्प्लेक्शन क्या है, फेयर है, डल है, उस पर्सन के यानी कि और जो अदर पर्सन होंगे, अदर डमीज होंगे, उनके फीचर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर? उनके साथ कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। द रेशियो ऑफ डमीज और पर्सन शुड बी 1:4, 1:6 for accused. Out of these, witness will have to identify the accused without any aid or support. उन सब पर्सन में, यानी कि उन सब पर्सन में क्या करना पड़ेगा, विटनेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अक्यूज्ड को। प्रोसेस आपको नॉर्मली भी पता है, मैं आपको एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूं कि क्या होता है। कोई अक्यूज्ड है, वो थोड़ा काले रंग का है या गोरे रंग का है, तो और अदर पर्सन्स भी उसी रंग के, उसी बॉडी स्ट्रक्चर के, यानी कि मोटा है, पतला है, किस तरीके से, सबको क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, और विटनेस से कहा जाता है आइडेंटिफाई द अक्यूज्ड। विटनेस किसी भी बिना मदद के या कोई भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, कोई भी एड प्रोवाइड नहीं करेंगे कि ये पर्सन अक्यूज है, कोई भी हेल्प नहीं होगी। वहां पे उस सिचुएशन में क्या करेगा, विटनेस आइडेंटिफाई करेगा उस ग्रुप में से कि कौन पर्सन क्या है, अक्यूज्ड है, यानी कि किस पर्सन ने क्राइम कमिट किया है। क्लियर? ये चीज हम पढ़ते आ रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। If the test is conducted after taking due care and precautions, its reliability is increased and it can be used by investigating agency by establishing the identity of the accused. अगर हम बात करते हैं, ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है, ये प्रॉपर तरीके से पूरे प्रिकॉशंस के साथ कंडक्ट करवाई गई, तो इसकी जो रिलायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो स्टैब्लिश कर देगी, यानी कि इस अगर हम बात करते हैं वहां पे पर्सन ने, विटनेस ने आइडेंटिफाई कर दिया अक्यूज्ड को, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करेगी, इसे यूज करेगी और स्टैब्लिश करेगी आइडेंटिटी। किसकी आइडेंटिटी, अक्यूज्ड की। क्लियर? अगर हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की, तो रिलायबिलिटी कैसी है इसकी, मतलब यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी विटनेस ने आइडेंटिफाई कर दिया पर्सन, अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई कर दिया ड्यूरिंग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, तो उसमें रिलायबिलिटी क्या है, कोर्ट उस पर रिलायबल करेगी, यानी कि उस चीज पे कोर्ट भरोसा करेगी या नहीं करेगी। The reliability of a court identification would be depend upon several factors. कोर्ट काफी सारे फैक्टर्स को क्या करेगी, कंसीडर करेगी, एंड बेसिकली इट इज अ जुडिशियल विजडम ऑफ द कोर्ट। अगर देखा जाए तो ये क्या है, कोर्ट की विजडम पे, यानी कि जुडिशियल विजडम ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट का मर्जी है कि कोर्ट उसे क्या करेगी, रिलायबिलिटी देगी या नहीं देगी। कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेगी कोर्ट। Whether the court is considering to be reliable or not, a question may be raised by defense that after such a long time gap, how does the witness still remember the accused? यानी कि डिफेंस ये भी क्वेश्चन रेज कर सकता है कि एक व्यक्ति कैसे इतने
टाइम के बाद अक्यूज को क्या कर पा रहा है, आइडेंटिफाई कर पा रहा है। मतलब ऑल वी नो दैट कि जो प्रोसीजर होते हैं बहुत लेट होते हैं, बहुत टाइम बाद टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या कराया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, उन्हें कंप्लीट होने के बाद टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है, तो बहुत एक टाइम गैप आ जाता है। अब एक टाइम गैप के बाद विटनेस कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है अक्यूज्ड को, ये चीज डिफेंस भी तो क्वेश्चन रेज कर सकती है। तो कोर्ट कई सारे फैक्टर्स को क्या करती है, कंसीडर करती है, जब वो चेक करती है रिलायबिलिटी। क्लियर, कि यानी कि इस चीज पर मुझे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो विटनेस ने आइडेंटिफाई करा अक्यूज को, तो उसकी रिलायबिलिटी कैसे चेक हो रही है, कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके। फर्स्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम विच ही सॉ द अक्यूज, यानी कि किस डिस्टेंस से विटनेस ने अक्यूज को देखा है। फॉर एन एग्जाम्पल, सामने सामने देखा है या बहुत दूर से देखा है कि उसने ए का मर्डर करा था, तो शायद वो जो आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, यानी कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि उसको, वो प्रॉपर मतलब यानी कि करेक्ट पर्सन ना हो। जब मैंने देखा एक बहुत दूर से एक व्यक्ति ने ए को मारा, अब मैं आइडेंटिफिकेशन में कह रहा हूं हाँ यही व्यक्ति है, शायद मैंने बहुत दूर से देखा है तो शायद मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं वो कोई और व्यक्ति हूं, मैंने आइडेंटिफिकेशन में किसी और व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर दिया। क्लियर। सेकंड पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द आई ऑफ द विटनेस। अब अगर हम बात करते हैं कोई बूढ़ा इंसान है जिसकी आईसाइट बहुत वीक हो गई है, तो उसकी स्ट्रेंथ होगी, जो देखने की जो आईसाइट होगी वो बहुत ज्यादा वीक होगी, शायद उसकी आंख की जो आईसाइट है वो वीक है विटनेस की, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी आईसाइट वीक है तो आप आइडेंटिफाई करेक्ट पर्सन को ना कर रहे हो, इसमें आइडेंटिफिकेशन परेड में, टीआईपी में। थर्ड पॉइंट, वेदर देयर वाज सफिशिएंट लाइट एट द टाइम और नॉट, अंधेरे का समय हो, क्राइम कमिट करा गया हो और आप उसका फेस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो और आपने आइडेंटिफिकेशन परेड में किसी इनकरेक्ट पर्सन को क्या कर दियो, आइडेंटिफाई कर दियो, इस फैक्टर को भी कंसीडर करेगी कोर्ट कि वहां पे सफिशिएंट लाइट थी नहीं थी। जब विटनेस ने आपको देखा, विटनेस से पूछेगा कि आपने जब देखा वहां पे लाइट थी या नहीं थी, किस टाइम की बात है ये। क्लियर। डिस्टेंस क्या था, कितनी दूरी से आपने देखा था इसे अक्यूज्ड को। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, वेदर द विटनेस सॉ द अक्यूज्ड फॉर सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन और नॉट, आपने काफी लंबे समय तक देखा था या सिर्फ एक बार देखा था। कई बार क्या होता है, बहुत एक व्यक्ति को बहुत टाइम तक देखते हैं तो आपको उसके फेस को क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ इसका फेस इस तरीके से है, ये इसकी आईब्रो है या इसके चिन पे क्या है, एक चोट का निशान है या फोरहेड पे कोई क्रैक है या कोई भी निशान है, स्कार है, ये सब चीज आप क्या कर लेते हो, समझ सकते हो कि आप बहुत लंबे टाइम तक देखते हो। बस एक बार देखोगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे उस व्यक्ति को बहुत जल्दी, इजीली। क्लियर। तो ये सब चीज भी फैक्टर कंसीडर कर जाएंगे। फिफ्थ फैक्टर क्या कहता है, देयर वाज सम पेकुलर फीचर अबाउट द अक्यूज्ड और नॉट, कोई पेकुलर फीचर है या नहीं है, लाइक किसी कोई मार्क होता है फेस पे, फोरहेड पे मार्क होता है, कट का निशान होता है, तो वो चीज भी कंसीडर करी जाएगी कि हाँ सर मैंने देखा था उसके हेड पे क्या है, कट का निशान है और इसलिए मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। तो ये सब चीज या ये सेवरल फैक्टर्स को क्या करा जाएगा, कंसीडर करा जाएगा जब कोर्ट क्या करेगी, रिलायबिलिटी देखेगी किसकी, आइडेंटिफिकेशन। क्लियर। फोर्थ पॉइंट कौन सा है, अब ये फोर्थ पॉइंट कौन सा चल रहा है जो हम सीक्वेंस से बेरेक्ट की डेफिनेशन को जो ब्रेक डाउन कर रखा है, वो वाला फोर्थ पॉइंट है। फैक्ट विच फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपेंड। तो टाइम क्या हो गया, पल्स वॉच, डॉक्टर रिपोर्ट, ये क्या बताया मैंने आपको। देखिए कोई भी ऐसा फैक्ट जो टाइम के बारे में बता रहा हूं, जैसे कोई भी डॉक्टर की रिपोर्ट होती है कि हाँ इस टाइम इस व्यक्ति का मर्डर हुआ था, ये फैक्ट भी क्या होगा, रेलिवेंट होगा। पल्स वॉच क्या हो गई, कोई भी एक व्यक्ति है जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके हाथ में कोई वॉच थी जो उसके पल्सेस से चलती थी और उसका टाइम गैप क्या था, 3 आवर था या 4 आवर था कि हाँ जिस टाइम इसकी पल्सेस बंद होगी व्यक्ति की, ये 3 घंटे बाद तक चलेगी और उसके बाद क्या हो जाएगी, वॉच उसी टाइम पे बंद हो जाएगी। तो वहां से क्या हो रहा है, टाइम निकल पा रहा है, टाइम पता चल पा रहा है, तो वो फैक्ट भी क्या होगा, रेलिवेंट होगा। अगर हम प्लेस के बारे में बात करते हैं तो जो फैक्ट प्लेस को बताता हो, कोई भी डेड बॉडी है, कोई कहीं पे पड़ी हुई थी, तो वहां पे हमें क्या पता चल रहा है, वो फैक्ट किसके बारे में बता रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है जहां फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट हैपन हुआ है। ब्लड स्टेन, कोई भी खून के धब्बे हैं कि हाँ इसी जगह इस दीवार पे खून के धब्बे हैं, तो यानी कि ये फिर फैक्ट क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा हमारा अंडर सेक्शन 9, क्योंकि किसे बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि जहां पे फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट हैपन हुआ है। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फैक्ट विच शो द रिलेशन ऑफ द पार्टीज, कोई भी फैक्ट जो रिलेशन ऑफ द पार्टीज को बता रहा है, यानी कि जो भी पार्टीज के रिलेशन को शो कर रहा है, वो फैक्ट भी क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, W&H, वाइफ एंड हस्बैंड। हस्बैंड कहता है W इज नॉट माई लॉफुली वेडिड वाइफ, कि जो W है यानी कि जो मेरी वाइफ ये W है वो लॉफुली वेडिड वाइफ नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे कोई फैक्ट जैसे मैरिज फोटोग्राफ या उनका इनविटेशन कार्ड, ये सारे फैक्टर्स, ये सारे फैक्ट्स क्या माने जाएंगे, हमारे रेलिवेंट माने जाएंगे अंडर सेक्शन 9। यानी कि कोई भी एक ऐसा फैक्ट है जो किसे शो कर रहा हो,
रिलेशन को शो कर रहा हो पार्टीज के, तो वो फैक्ट भी क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी फादर एंड सन की, तो फादर क्या कहता है, जो सन की पैटर्निटी को क्या करता है, डिनाइड करता है कि हाँ ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है ही नहीं। तो सन क्या करेगा, भाई फैमिली चार्ट हो गया, डीएनए रिपोर्ट होगी, अदर फैक्ट्स हो गए, वो सारे भी क्या माने जाएंगे, अंडर सेक्शन 9 रेलिवेंट होंगे, जो क्या कर रहे होंगे, फैक्ट शो कर रहे होंगे रिलेशन को इसके पार्टीज के। होपफुली आप सभी को सेक्शन 9 टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज टॉपिक कोई पॉइंट नहीं समझ आया, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम.22 में डीएम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, मैंने बहुत कोशिश करी इस सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट का मैं बहुत आपको इजी लैंग्वेज में इजी तरीके से समझा पाऊं। अगर समझा पाया हूं तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू so much.